दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 23। सुबह विधि की नींद तन्मय से पहले खुल जाती है और जैसे ही उसकी नज़र खुद पर जाती है तो एक सेकंड के लिए वह डर जाती है, लेकिन फिर से याद आता है कल रात को क्या हुआ था। रात की बात याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा याद आ जाता है जिसके चलते वह एकदम अलर्ट हो जाती है और फिर वह धीरे से तन्मय के करीब चली जाती है और वह उसको हक करके जैसे ही बैक साइड को देखने वाली होती है, वैसे ही तन्मय अपनी आंखें खोल देता है और वह एकदम से उसके गले पे किस करने लगता है और कहता है, क्या बात है, सुबह सुबह मेरी वाइफ इतनी रोमांटिक बन रही है। वैसे तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे गले क्यों लगा रखा है। तन्मय की हरकत की वजह से विधि पहले ही फ्रीज हो चुकी होती है। उसकी बातें सुनकर एक सेकंड के लिए खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, वो मैं कपड़े ले रही थी अपने। तन्मय उसको और टाइटली हक कर लेता है और कहता है, इतने फालतू के बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है। तन्मय की बात सुनकर विधि को एक सेकंड के लिए लगता है कि वह पकड़ी गई, लेकिन जब वह उसकी बातें सुनती है तो खुद को रिलैक्स करती है और कहती है, हाँ मैं रोमांटिक बन रही थी तो क्या हुआ, अपने पति के साथ बन रही थी ना। तुम बातें कैसे कर रहे हो जैसे मैं किसी और के साथ हूँ। तन्मय उसकी बात सुनकर एकदम से उसको पलट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी और के पास आने लायक छोड़ूंगा। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने क्या क्या खोया है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, और तुम्हें लगता है उसके बाद मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। तन्मय की बात सुनकर विधि को अजीब लग रहा होता है और वह तन्मय को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, तन्मय प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तन्मय कहता है, सारी बीवी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर धीरे से कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने बहुत ज़्यादा मुझे पहचान लिया। तुम्हें मेरे ऊपर शक हो गया ना, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा यह शक खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा है जिससे यह साबित होता है कि मैं रुद्र सिंह राठौर। मेरा बर्थ मार्क भी नहीं। तुम मेरा बर्थ मार्क करना चाहती थी ना, लेकिन मैं तो अपना बर्थ मार्क पहले ही हटवा दिया है। अब तुम मुझे कैसे पहचानोगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी पहचान तक छोड़ दी है और अब मैं तुम्हें एक शक की वजह से तो खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर वह धीरे से उठता है और शावर लेता है और फिर फटाफट तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाता है। नीचे हॉल में सारे लोग बैठे हुए होते हैं। उसको देखते ही दादी माँ कहती हैं, चलो बेटा नाश्ता कर लो। तन्मय भी उनकी बात को मानते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है। डाइनिंग एरिया में तन्मय की माँ मिहिका, सत्यम, सारे लोग मौजूद होते हैं। मिहिका जब तन्मय को अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखती है तो वह कहती है, देवर जी, आप सुबह सुबह यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। मेरी देवरानी कहाँ है। तन्मय विधि की बात सुनकर कहता है, उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए वह अभी सो रही है। तभी मिहिका मजाक करते हुए कहती है, साफ साफ आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि आपने उसे कल रात को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करवा ली है जिसके चलते बेचारी की अभी तक नींद नहीं खुली है। तन्मय मिहिका की बात सुनकर एकदम चुप पड़ जाता है, क्योंकि वह तन्मय होता तब तो अपनी भाभी की बातों का जवाब दे पाता, लेकिन ये तो रुद्र था और उसे समझ में नहीं आ रहा था अपनी छोटी बहन को वह कैसे जवाब दे। मिहिका जब देखती है तन्मय कुछ नहीं बोल रहा है तो वह कहती है, क्या हुआ देवर जी, आपको बुरा लग गया क्या मेरी बातों का। तन्मय कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस यह सोच रहा था भाई ने आपको इतनी आसानी से कैसे जाने दिया। मिहिका जैसे ही भाई का जिक्र सुनती है वह गुस्से से सत्यम को देखने लगती है, जैसे वह अपनी आंखों से उसे मार डालेगी और फिर गुस्से में पटक पटक के चम्मच से खाना खाने लगती है। उसकी इस हरकत को देखने के बाद सारे लोग अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तन्मय सबसे पहले राठौर इंडस्ट्रीज जाता है और वह वहाँ पर जाकर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसके केबिन का एकदम से डोर खुलता है और शिवाय अंदर आता है। शिवाय को अपने सामने देखकर तन्मय कहता है, क्या हुआ छोटे नवाब, तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिवाय सबसे पहले डोर को क्लोज करता है और फिर वह तन्मय के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे एक मिस्टीरियस लुक से देखने लगता है और फिर कहता है, मुझे लगता है आपको अपना टाइम लेकर अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन फ्यूचर इसके चक्कर में मेरी माम को हर्ट हो। तन्मय उसकी बात सुनकर एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाता है, फिर कहता है, तुम क्या बोल रहे हो ये। शिवाय एकदम उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं आपका ही सन हूँ, मुझे अच्छे से पता है आप रुद्र सिंह राठौर हो, बस आप तन्मय सिंघानिया बनने की एक्टिंग कर रहे हो और इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी यह सच्चाई मेरी मॉम के सामने कभी आए। अगर आपके सामने मॉम की सच्चाई आ गई और उन्हें पता चल गया आप तन्मय नहीं रुद्र सिंह राठौर हो तो वह खुद से नफरत करने लगेंगी।
क्योंकि वह तन्मय सिंघानिया को अपना कुछ माने या ना माने, लेकिन वह उसे अपना बेस्ट फ्रेंड जरूर मानती हैं, क्योंकि उनके लिए वह वही इंसान था जो उनके हर दुख दर्द में उनके साथ था। इसलिए वह उसका जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं डैड। अगर उन्हें पता चला कि उनकी वजह से उनके दोस्त की जान गई है, उनके पति को बचाने के लिए उसने अपने आप को मार दिया, तो जीते जी मर जाएंगी, वह टूट जाएंगी डैड। तन्मय शिवा की बातें सुनकर एकदम से जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू मुझे पहचानने के लिए, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये सच्चाई कभी किसी को पता नहीं चलेगी। दुनिया के लिए रुद्र सिंह राठौर मरा हुआ है और मरा हुआ ही रहेगा। मैं तन्मय सिंघानिया हूँ और मैं इसी आइडेंटिटी के साथ सब कुछ सही करूँगा और मैं कल ही डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेता हूँ। अब मुझे यह मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिवाय भी उसे बैकअप करता है और कहता है, थैंक यू मेरी मॉम को इतना प्यार करने के लिए। विधि जब सोकर उठती है तो दोपहर के 1 बज गए होते हैं और जब वह टाइम देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वह अपने मन में कहती है, तन्मय के ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वह जल्दी से उठकर तैयार होती है और नीचे जाती है तो हाल में ही उसकी दादी माँ और तन्मय की मॉम दिखाई देती हैं। विधि उन दोनों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है वह क्या बोले। तभी दादी माँ की नज़र उसके ऊपर जाती है और वह कहती हैं, अरे बच्चा तुम उठ गई, चलो तुम कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। तभी तन्मय की मॉम कहती हैं, उनके यहाँ पर नौकर नहीं बैठे हैं जो यहाँ पर उनके लिए लोग बैठकर 1 बजे तक इनका इंतजार करेंगे कि महारानी जी कब उठेंगी, तो हम लोग कब नाश्ता करने जाएंगे। विधि उनकी बात सुनकर कहती है, आई एम सॉरी मॉम, कल से ऐसा नहीं होगा। तभी तन्मय की मॉम गुस्से से कहती हैं, तुमको किसने बोल दिया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूँ, समझी तुम? दोबारा से मुझे माँ कहने की तो कोशिश भी मत करना। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी इस शक्ल से। पता नहीं तुमने क्या जादू किया मेरे बेटे पर जो तुम्हारे पीछे पागल हो गया है। दादी माँ को जब उनकी बातें और बर्दाश्त नहीं होती हैं तो चिल्लाते हुए कहती हैं, बस करो और कितना बोलोगी। तुम्हें उसे अपनी बहू नहीं मानना है मत मानो, लेकिन उसे इस तरह से बेइज्जत करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। फिर वह विधि से कहती हैं, चलो बेटा तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट डिश बनवाए हैं। विधि उनके साथ डाइनिंग एरिया में चली जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है और खाने के बाद कहती है, दादी माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो हो सकता है मैं रात में देर से आऊँगी। दादी माँ उसके गालों को पकड़ते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं बच्चा, तुम आराम से आना, ठीक है। विधि उनकी बात सुनकर स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। विधि के ऑफिस में विधि अपनी केबिन में बैठकर फाइल चेक कर रही होती है कि तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक होता है। विधि अंदर आने के लिए परमिशन दे देती है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान अपने फाइल पर ही होता है। तभी धीरे से उसके केबिन का डोर ओपन होता है और मटकती हुई अमृता अंदर आती है और कहती है, हेलो लिटिल सिस्टर, कैसी हो? विधि जैसे ही जानी पहचानी आवाज़ सुनती है वह अपना सर उठाकर सामने देखती है। उसे अमृता दिखाई देती है। उसको देखते ही विधि का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, इतनी दूर तुम अकेले आने की कष्ट की हो, कोई काम था? अमृता मुस्कुराते हुए उसके आगे एक कार्ड को रख देती है और कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें बस अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आई थी और मैं आशा करती हूँ तुम कल ही घर आ जाओगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरे हर एक फंक्शन में शामिल हो। आफ्टर ऑल तुम उस घर की बड़ी बेटी जो हो। विधि उस कार्ड को आराम से उठा लेती है और कहती है, मुझे तो आना है, तुम इतनी प्यार से जो बुला रही हो। और फिर अपने मन में कहती है, और मुझे उस ऋषभ मल्होत्रा का सच भी तो जानना है। फिर अमृता वहाँ से चली जाती है। विधि उस कार्ड को देखते हुए अपनी आंखें बंद करके अपनी चेयर पर बैठ जाती है और तभी उसको तन्मय का ख्याल आता है। उसे उसका टच याद आता है। वह सब याद आते ही वह तुरंत अपनी आंखें खोलकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम तन्मय नहीं हो, तुम्हारा चेहरा तो तन्मय का है, लेकिन तुम कोई और हो। मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? तुम रुद्र हो, तन्मय हो, कौन हो तुम? लेकिन तुम कोई भी हो, मुझे तुम्हारा सच जानना है अब हर हालत में। सुबह तो तुम मुझसे बच गए थे, लेकिन मैं भी देखती हूँ तुम खुद को कब तक मुझसे बचाते हो। रात में विधि जब घर आती है तो उसे हाल में ही घर के सारे मेंबर मिल जाते हैं। विधि तन्मय को जब वहाँ पर नहीं देखती है तो अपने मन में सोचती है वह रूम में होगा और वह रूम में चली जाती है, लेकिन विधि को तन्मय रूम में भी नहीं मिलता है। फिर वह जल्दी जल्दी फ्रेश होती है और रूम से बाहर आ जाती है और फिर दादी माँ से कहती है, दादी माँ आपने तन्मय को देखा क्या? दादी माँ कुछ बोलने वाली होती हैं कि तबे तन्वी की मॉम कहती हैं, क्या बात है, खुद के पति के बारे में ही दूसरे से पूछना पड़ रहा है। वैसे तुम मुझे यह बताने का कष्ट करोगी कि आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या कर दिया जो शादी के दूसरे दिन ही वह इंडिया छोड़कर बाहर चला गया। बताओ क्या बोला है तुमने मेरे बेटे से?
ऐसा क्या कर दिया उसके साथ जो उसे यहाँ से जाना पड़ा? तुम दुनिया वालों को तो ऐसे दिखाती हो जैसे तुम मेरे बेटे को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती हो। फिर तुम उसकी बीवी क्यों बन बैठी हो? अगर तुम्हें मेरे बेटे का करीब आना, उसका तुम्हें छूना इतना ही बुरा लगता है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? उसे दूर क्यों नहीं चली जाती हो तुम? विधि, जो कब से उनकी सारी बातें सुन रही होती है, वह एकदम से कहती है, आपको नहीं लगता है मॉम, आप ज़्यादा ही बोल रही हैं। वो मेरा पति है, मेरा उसके बीच में क्या है? या हम दोनों का मैटर है? मुझे नहीं लगता इसमें किसी तीसरे को बोलना चाहिए। इसलिए हमारे प्राइवेट लाइफ के बारे में आप खुलेआम बात करना बंद कर दीजिए। मैं अपने प्राइवेट मूवमेंट अपने पति के साथ ही शेयर करना चाहती हूँ, ना कि दुनिया वालों को दिखाना चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच क्या है। और अगर आपको इतना ही देखने का शौक है तो कल से आप सीधा मेरे रूम में आ सकती हैं और आराम से देख सकती हैं हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर। तन्मय की मॉम एकदम से गुस्से से चिल्लाती हुई कहती हैं, तुमने मेरे बेटे को पता नहीं कहाँ पर भेज दिया है और ऊपर से अब तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। विधि कहती है, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ आपको बता रही थी कि मेरे प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में सबके सामने डिस्कस मत करिए। और मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है, वह खुद से गया है। वैसे भी वो कोई बच्चा नहीं है, जो मैं उसे जो बोलूँगी वह वैसा करता जाएगा। तन्मय की मॉम विधि को कुछ और बोलने वाली होती हैं कि तभी मीका आगे आ जाती है और कहती है, मॉम आप भाभी से ऐसी बात नहीं कर सकती हैं। तन्मय की मॉम मीका की बात सुनकर उसको गुस्से से देखने लगती हैं और कहती हैं, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वह तो तुम्हारे भाई की बीवी है ना, तो तुम तो उसी की साइड रहोगी। वैसे तुम ननद भौजाई अच्छा खेल लेते हो। तुमने मेरे बड़े बेटे को फंसा लिया और तुम्हारी भाभी ने मेरे छोटे बेटे को, जिसे तुम्हारे भाई ने एक रात यूज करके छोड़ दिया था, उसे तुमने उठकर मेरे बेटे के गले में डाल दिया। मानना पड़ेगा, राठौर खानदान के लोग होते बड़े चालाक हैं। मीका को उनकी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं और वह जैसे ही कुछ बोलना चाहती है वैसे ही सत्यम उसका हाथ पकड़ लेता है और खुद अपनी मॉम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बस करिए मॉम, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तन्मय किससे शादी करता है, किसके साथ करता है, वह उसका फैसला होना चाहिए, ना कि आपका। हम सब बचपन से आपकी हर बात को मानते हैं और आपके हर एक फैसले को हमने माना भी है। सबसे ज़्यादा अगर कोई आपसे प्यार करता है और सबसे ज़्यादा अगर कोई आपकी बात मानता है तो वह है तन्मय, जब वह आपके लिए इतना कुछ कर सकता है। तो क्या आप एक बार उसकी पसंद की लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं? आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई थी, लेकिन कभी भी उसने आपको ब्लेम नहीं किया, बल्कि उसने आपकी खुशी के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो क्या आप एक बार उसकी खुशी के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हैं? अपना गुस्सा एक साइड में नहीं रख सकती हैं? अगर आप ऐसा ही करती रहीं तो तन्मय आपसे बहुत दूर चला जाएगा, इतना दूर कि आप फिर कभी उसे वापस से नहीं देख पाएंगी। इतना बोलकर वह मीका को लेकर वहाँ से चला जाता है। विधि तो वहाँ से पहले ही जा चुकी होती है। अब वहाँ पर दादी माँ, दादाजी और तन्मय के मॉम डैड बचे हुए होते हैं। दादी माँ कहती हैं, तो मैं अपने गुस्से के चक्कर में सारे बच्चों को भूखा सोने के लिए भेज दिया। अब हम दोनों भी जा रहे हैं, तुम आराम से यहाँ पर बैठकर खाना खाते रहना। और फिर अपनी बेटी को देखकर कहती हैं, मुझे तो लगा था तुम समझदार हो, लेकिन तुम जोरू के गुलाम निकले, उसके इशारों पर चलने वाले। नेक्स्ट डे विधि ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही होती है और उसके दिमाग में सिर्फ तन्मय ही चल रहा होता है, जिसके चलते उसको काम करने में मन नहीं लग रहा होता है। और वह एकदम से गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, तन्मय सिंघानिया, तुमने हमेशा बहुत गलत किया है। एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मुझे इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे तुमने भी बेड पर यूज किया और मुझे अकेला सोता हुआ छोड़कर चले गए। तुम्हें जाने से पहले मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। तुम एक बार बस आ जाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। वह यह सब बोल ही रही होती है कि तभी उसके फ़ोन पे तन्मय को कॉल आ जाता है, जिसे देखने के बाद विधि के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए कहती है, मैं स्माइल नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसे गुस्सा हूँ। फिर वह फ़ोन उठाती है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, ओ फाइनली तुम्हें टाइम मिल गया मुझे कॉल करने का। तन्मय जब उसकी इतनी ठंडा आवाज़ सुनता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह समझ जाता है इस वक्त विधि गुस्से में है। इसलिए वह उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं तुम्हें भूला ही कहा था मेरी जान कि मैं तुम्हें याद करूँगा, और वैसे भी तुम जैसी हर्ट एंड वाइफ को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तुम्हारी वो सेक्सी सी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देने लगती है। जिस तरह से तुम बेड पे मेरे नाम को ले रही थी, विधि जैसे ही उसकी बातें सुनती है उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ जाता है और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती है कि वह तन्मय को जवाब दे पाए। तभी तन्मय कहता है, क्या हुआ बेबी,
तुम कहीं मेरी बातें सुनकर उस रात के बारे में तो नहीं सोचने लगी ना? और अगर तुम सोचने भी लगी हो तो प्लीज़ सोचना बंद करो, क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारे सामने नहीं हूँ तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखने के लिए। विधि उसकी बातें सुनकर सेंस में आती है और कहती है, जस्ट शट अप। बहुत बड़े वाले, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तन्मय कहता है, हाँ बेबी, वैसे तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? विधि कहती है, मुझे नहीं पता, तुम खुद पता करो मैं तुमसे गुस्सा क्यों। तन्मय कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहता है, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? हाँ याद आया, तुम मुझसे इसलिए गुस्सा होना क्योंकि मैं तुम्हें हनीमून पर लेकर नहीं गया। विधि तन्मय की बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये गंदी बातें ही घूमती रहती हैं क्या, या फिर तुम कुछ ढंग का सोच ही लेती हो? तन्मय जब देखता है विधि अब गुस्से से फटने वाली है तो वह उसको शांत करवाते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा क्यों। तुम मुझसे इसलिए गुस्सा होना क्योंकि मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पर आ गया। देखो मुझे यहाँ पर इमरजेंसी में आना पड़ा जिसकी वजह से मैं तुम्हें बता नहीं पाया, इसलिए प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। हम दोबारा कहीं भी जाने से पहले मैं तुमसे परमिशन लेकर जाऊँगा, एक अच्छे पति की तरह। प्लीज़ इस बार सिर्फ माफ़ कर दो। विधि कहती है, ठीक है इस बार माफ़ किया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। और हाँ, मैं मित्तल मेंशन जा रही हूँ। तन्मय जैसे ही सुनता है विधि मित्तल मेंशन जा रही है तो वह एकदम से चौकन्ना हो जाता है और कहता है, तुम वहाँ पर क्या करने जा रही हो और क्यों? विधि कहती है, अमृता और ऋषभ की शादी है इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और डैड ने मुझे बोला है मुझे वहाँ पर 2-3 दिन रुकना भी पड़ेगा। तन्मय कहता है, तुम्हें वहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डैड से बात कर लूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगा। विधि तन्मय को हमेशा की तरह धमकाकर उससे अपनी बात मनवा लेती है और मित्तल मेंशन आने के लिए तैयार हो जाती है और वह दूसरे दिन मित्तल मेंशन के लिए निकल भी जाती है। वह वहाँ जैसे ही पहुँचती है दादाजी उसको आकर गले लगा लेते हैं और कहती हैं, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तभी वहाँ पर रुक्मणी जी आ जाती हैं और कहती हैं, तुम उसके आते ही उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिए या नहीं कि पहले उसको कुछ खाने के लिए दे दे। तुम तो आते ही बातों में लगा देते उसे, मेरी पोती कितनी दुबली पतली हो गई, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता है। तुम मेरे पोती से दूर ही जाओ, नहीं तो तुम भी अपनी तरह बना दोगे उसे। पंकज जी उनकी बातें सुनकर कहती हैं, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है मेरी भी है, समझी तुम। और वह सबसे ज़्यादा प्यार अपने दादाजी से करती है, उसके बाद ही तुमसे करती है। रुक्मणी जी उनकी बातें सुनकर घूर कर देखने लगती हैं। वहीं जब विधि देखती है इन दोनों का झगड़ा बढ़ने वाला है तो वह बीच में आ जाती है और कहती है, मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ। दादी माँ मेरा दिल है तो दादाजी उस दिल की धड़कन है, और दोनों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तभी वहाँ पर अंगद जी आ जाती हैं और कहती हैं, और मैं क्या हूँ तुम्हारा। विधि उनको देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, आप तो मेरे फेफड़े हैं। इस बात को सुनकर वह तीनों लोग हंसने लगते हैं। वहीं दूर खड़ी अमिता जी उन सबको हंसते मुस्कुराते हुए देख रही होती हैं और अपने मन में कहती हैं, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद तुम भी अपनी माँ के पास ही जाने वाली हो। क्योंकि मैं तुम जैसी नाजायज औलाद के लिए अपनी बेटी की बलि तो नहीं दूंगी। मैंने इतने सालों से प्लानिंग की है यह सब कुछ अपनी बेटी के नाम करने की, लेकिन तुमने बीच में आकर मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हारी माँ के साथ में तुम्हें भी ख़त्म कर दिया, लेकिन पता नहीं तुम कैसे ज़िंदा बच गई। लेकिन कोई नहीं, अभी मेरे पास टाइम है तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का। थोड़ी देर बाद एक अंधेरे कमरे में ऋषभ खड़ा होता है और उसके सामने दो लोग और खड़े होते हैं। उनमें से एक इंसान कहता है, विधि मित्तल यहाँ पर आ गई है, अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है उसे यह यकीन दिलाने के लिए कि तुम रुद्र सिंह राठौर हो, क्योंकि अभी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनने के लिए वह तन्मय सिंघानिया भी यहाँ पर नहीं है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाओ और विधि मित्तल को अपने करीब लाओ, और उसके जरिए ही हम रुद्र सिंह राठौर उर्फ तन्मय सिंघानिया को बर्बाद करेंगे। ऋषभ उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, बिल्कुल आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, बस मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। वह औरत उसकी बात सुनकर कहती है, तुम्हें तो मैं पूरा का पूरा साम्राज्य देने वाली हूँ और तुम हिस्से की बात कर रहे हो। थोड़ी देर बाद विधि अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम ही कर रही होती है कि तभी धीरे से इसके रूम का गेट ओपन होता है और ऋषभ अंदर आता है। विधि का सारा ध्यान इस वक्त अपने काम पर होता है।
इसलिए वह ऋषभ को देख नहीं पाती है और वह पूरा फोकस होकर अपने काम को ही कर रही होती है। तभी पीछे से आकर ऋषभ उसको गले से लगा लेता है। विधि अचानक से किसी के गले लगाए जाने से एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वह जैसे ही आदमी का रिएक्शन देखती है उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह एकदम से धक्का देकर उस इंसान को खुद से दूर करती है। चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम में आने की। विधि के धक्का देने की वजह से ऋषभ गिरते गिरते बचता है और फिर वह संभल कर खड़ा होता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों करती हो? वह तुम ही थी ना जो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी ये बोलते हुए कि तुम मेरे रुद्र हो ना, सच बताओ मुझे, फिर आज क्या हुआ? तुम अपने रुद्र को देखकर ऐसे डर क्यों गई? ऐसा तो नहीं तुम्हें तन्मय सिंघानिया कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है इसलिए तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। विधि ऋषभ को ध्यान से देख रही होती है और उसकी बातों को भी सुन रही होती है और फिर वह एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, लगता है तुम सच में खुद को रुद्र समझने लगी हो। मानती हूँ अमृता ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है रुद्र बनाकर, ताकि वह मुझे दिखा सके कि वह रुद्र के साथ है, लेकिन मुझे हकीकत पता है तुम रुद्र नहीं हो, तुम सिर्फ उसके डुप्लीकेट हो। तो प्लीज़ डुप्लीकेट ही बनकर रहो और प्लीज़ खुद को रुद्र जैसा दिखाना बंद करो, क्योंकि मेरा रुद्र एक शेर है और तुम एक गीदड़ हो। अब यह अच्छा नहीं लगता है ना कि एक गीदड़ शेर होने का दिखावा करे, इसलिए तुम जो हो वहीं बन के रहो और मुझसे दूरी बनाकर रखना, नहीं तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगी तुम्हारी जान लेने में। ऋषभ पहले उसकी बातें सुनकर तो थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन फिर अपने चेहरे पर कॉम एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है, तो क्या सच में तुम्हें शक है कि मैं रुद्र नहीं हूँ? चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, असली रुद्र सिंह राठौर। और मरने का मैंने सिर्फ नाटक किया था, क्योंकि मैं भी तुम्हें इस दर्द को फील करवाना चाहता था जो मैं इन 5 सालों से फील करते आया हूँ। तुम पहले इंडिया छोड़कर चली गई, फिर तुमने मुझे मेरे ही बच्चों को छुपा के रखा, ऊपर से तुम सिंघानिया के साथ दिन रात घूमती रहती थी। तुमने एक बार भी सोचा मुझे कितना बुरा लगता था यह सब चीज़ देखकर? मैंने तुम्हें इन 5 सालों में मैंने हर पल याद किया है, तुम्हें पागलों की तरह प्यार किया और तुमने मुझे बदले में सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें दर्द देना चाहता था और इसी कारण मैं खुद के मरने का नाटक किया और अमृता के साथ वापस आया नई पहचान के साथ, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वह किसी और को अटेंशन देता है तो हमें कैसा फील होता है। अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि मैं रुद्र सिंह राठौर हूँ? तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं रुद्र सिंह राठौर हूँ। या बोलने के साथ ही वह एकदम से अपनी शर्ट को खोल देता है और पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा बर्थ मार्क तो याद ही होगा ना? अरे यह मैं कैसा सवाल कर रहा हूँ, तुम्हें तो याद होगा, तुम मेरी बीवी जो और वैसे भी हमने कितनी रातें भी साथ में गुजारी हैं। वहीं विधि जैसे ही उसके बर्थ मार्क को देखती है एकदम से शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है, क्या यह सच में रुद्र है और क्या इसने सच में मुझसे बदला लेने के लिए यह सब किया है? लेकिन क्यों, रुद्र तो मुझसे प्यार करता था ना, तो वह इतना घटिया खेल कैसे खेल सकता है मेरे साथ? और अगर ये रुद्र भी है तो अच्छा उसने मुझे गले लगाया था, तो मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हुआ कि मेरा रुद्र है? नहीं, ये रुद्र नहीं है। यह सब सोचते हुए वह पीछे की तरफ जाने लगती है। आज अमृता की एंगेजमेंट होती है। मित्तल मेंशन को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया हुआ होता है। शिवा और शिवी भी मित्तल मेंशन ही आ गई होती हैं। विधि महेश्वरी फैमिली को भी इनवाइट की होती है, क्योंकि वो चाह रही होती है दोनों फैमिली के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए। लेकिन अमिता जी बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं महेश्वरी परिवार को वहाँ पर देखकर, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रही होती हैं। वहीं विधि तैयार होकर जैसे ही रूम से बाहर आने वाली होती है, तभी उसको अपने गेट पर एक पैकेट मिलता है, जिसे ना चाहते हुए भी वह उठा लेती है और जैसे ही उसको खोलकर देखती है तो उसमें तन्मय की फ़ोटो होती है। और ये सब फ़ोटो उस वक्त की होती हैं जब तन्मय को गोली लगी होती है। विधि इस फ़ोटो को देखकर कुछ समझ नहीं पाती है। तभी उसे एक और फ़ोटो मिलती है जिसमें रुद्र सही सलामत दिख रहा होता है और उसकी गोद में तन्मय ऐसे लेटा होता है जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। और उसी पैकेट में एक नोट भी है जिसमें लिखा हुआ होता है, जिसे तुम तन्मय सिंघानिया समझ रही हो ना, असल में वह तन्मय सिंघानिया है ही नहीं। तन्मय सिंघानिया कार में ही मर गया था जब उसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। जो भी तुम्हारे साथ रह रहा है वह रुद्र सिंह राठौर है और तन्मय सिंघानिया बनने का एक्टिंग कर रहा है। उसका कोई हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसके हार्ट को तो कुछ हुआ ही नहीं था, उसका हार्ट तो सही सलामत था। तुम्हें विश्वास नहीं
तो तुम एक बार क्रॉस चेक कर सकती हो, क्योंकि तुम तो खुद ही एक हार्ट सर्जन हो। तुमसे अच्छा और कौन जान सकेगा हार्ट के बारे में। यह सब पढ़ने के बाद विधि के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह गुस्से में उस पैकेट को फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता रुद्र, एक बार और मुझे धोखा नहीं दे सकता है। ये सब झूठ है। लेकिन फिर वह खुद से ही क्वेश्चन करते हुए कहती है, क्या सच में यह सब झूठ है या नहीं? कहीं सच में तन्मय के रूप में रुद्र ही तो नहीं है मेरे साथ? क्योंकि इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, लेकिन अपना तरीका नहीं। वो भी तो बिल्कुल रुद्र की तरह ही मुझे ट्रीट करता है। उसका टच रुद्र की तरह ही होता है। अगर तन्मय ही रुद्र हुआ तो मैं क्या करूँगी? ये सच निकला तो क्या होगा मेरा? यह सब सोचते हुए वह एकदम से ज़मीन पर बैठ जाती है। तभी गेट खुलता है और शिवाय और शिवी दोनों दौड़ते हुए अंदर आते हैं। और जब अपनी माम को ऐसे बैठते हुए देखते हैं तो तुरंत वह दोनों उसके पास चले जाते हैं। कहते हैं, क्या हुआ माम, आप रो क्यों रहे हो? लेकिन आप रो क्यों रहे हो? विधि उन दोनों को देखकर जल्दी से अपने आंसू को साफ करते हुए कहती है, नहीं मैं रो नहीं रही थी, मेरी आंखों में बस कुछ चला गया था बच्चा। शिवी को तो उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन शिवाय को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। और तभी उसकी नज़र भी उस पैकेट पर चली जाती है और वह विधि और शिवी को एक दूसरे में बिजी देखकर तुरंत उस पैकेट के पास चला जाता है और उसके अंदर की सारी चीज़ों को ध्यान से देखने लगता है। और सारी चीज़ें देखने के बाद उसकी भौहें भी टेढ़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में डैड को बताना होगा, इससे पहले कि माम को उनके ऊपर शक हो जाए। इस नोट की वजह से वैसे भी तन्मय अंकल को मेरे डैड ने नहीं मारा है, उन्हें मरना ही था, क्योंकि उन्हें गोली ऐसी जगह लगी थी कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। और डैड को तन्मय सिंघानिया इसलिए बनना पड़ा क्योंकि उनसे तन्मय अंकल ने डैड से वादा लिया था कि उनके मरने के बाद वह तन्मय सिंघानिया बनकर उनकी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अब उन्हें उनकी पहचान के साथ जीना होगा। शिवाय यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी विधि कहती है, शिवाय तुम कहाँ खो गए? शिवाय स्माइल करते हुए कहता है, मैं कहीं पर नहीं खोया हूँ, मैं तो बस आप दोनों माँ बेटी का प्यार देख रहा था और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था कि आप कब मुझे अपने गले लगाएंगी। विधि भी उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और उसे अपने पास आने का इशारा करती है। फिर वह उसे भी गले लगा लेती है और कहती है, आप ठीक है ना? तभी इस रूम में आनंद जी आ जाते हैं और कहती हैं, तुम सबको रूम में ही रहना है क्या? नीचे नहीं चलना है? शिवी आनंद जी को देखकर उनके पास चली जाती है और कहती है, नाना जी आप मुझे गोद में उठाओ, मैं आपके साथ नीचे चलूंगी। विधि शिवी को ऐसा करने से मदद करती है, लेकिन तभी आनंद जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बचपन नहीं जिया हूँ, इसके साथ इसका बचपन तो जीने दो। मैं समझूंगा यह मेरी बेटी है और मैं इसे खिला रहा हूँ। फिर वह लोग नीचे आ जाते हैं। वहीं शिवा विधि से बचकर एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और अपना फ़ोन निकालकर एक कॉल करता है। थोड़ी देर बाद ही उधर से कोई कॉल उठा लेता है। शिवाय कहता है, हेलो डैड, आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। तन्मय उधर से उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई, बस मुझे यहाँ पर और 2-3 दिन रहना पड़ेगा। शिवाय कहता है, आपका वहाँ पर 2-3 दिन रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? तन्मय कहता है, नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम मुझे यह सवाल क्यों कर रहे हो? शिवाय कहता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर आप वापस आ जाओ, उस डॉक्टर को भी लेते आना जिसने आपकी सर्जरी की है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो तुरंत फिक्स कर सके उसे। तन्मय कहता है, मुझे जहाँ तक पता है मेरा बेटा मुझे बिना मतलब के तो कॉल नहीं करेगा, सिर्फ यह जानने के लिए कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है या नहीं। इसलिए अब कारण बताओ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? सिवाय तन्मय की बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है, सच में एक बाप बेटा ही एक दूसरे को सबसे अच्छे से जानते हैं। फिर शिवाय ने रूम में जो देखा वह सारी बातें तन्मय को बता देता है, जिसे सुनने के बाद तन्मय भी परेशान हो जाता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, उसे पता चलने से पहले ही मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और मैं वह सारे रास्ते बंद कर दूँगा जो उसे सच्चाई तक ले जाते होंगे। बाकी जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम उसका ध्यान अपने में लगा कर रखो। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अंतिम भाग 24। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।